आप लोग को बता दूं, जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवाया है उन लोगों के साथ ये पीडीएफ के नोट्स जो हैं ये शेयर कर दिए जाएंगे। आपको नोट्स अपडेट करने का ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपका सारा फोकस होना चाहिए कंटेंट को समझने में, ठीक है। बट इसके साथ साथ आपको ये बता दूं मैं कि आप लोग फिर भी एक रफ नोटबुक अपने साथ रखिएगा। बहुत बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको नोट डाउन करनी पड़ेगी जो इस नोट्स में नहीं है, तो आपको वो भी नोट करना पड़ेगा। जो वर्किंग सम क्लास के दौरान करेंगे या कुछ चार्ट्स बनाएंगे, कुछ पिक्चर्स बनाएंगे, वो सब आपको आपके नोट्स के लिए आपको बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज रहा बात नोट्स लिखने का, तो लिखने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद मत करिएगा। जो लोग एनरोलमेंट करवाएंगे उनके साथ ये नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और समझते हैं चीजों को। और एक चीज, आपका सिलेबस जो दिया गया है हम पूरा वन बाय वन उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। बट इतना है कि आपका जो सिलेबस है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। कुछ चीजें जो पहले बतानी चाहिए वो आपको मैं पहले बताऊंगा, जो बाद में बताने की वो बाद में बताया जाएगा। बट मोर और लेस आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले इस चीज को समझिए। जब हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स क्या है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर, है ना। किसी भी देश में जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट को उस देश को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जो वो पैसा कलेक्ट करती है अपने नागरिकों से छोटे छोटे अमाउंट में। तो गवर्नमेंट टैक्स का पैसा कलेक्ट करती है और इस पैसे को क्या करती है, एक्सपेंड करती है, खर्चे करती है, ठीक है। खर्चे करती है, क्या क्या करती है, गवर्नमेंट उस पैसे से रोड बनाती है, गवर्नमेंट उस पैसे को हेल्थ के ऊपर खर्च करती है, गवर्नमेंट उस पैसे से एजुकेशन के ऊपर खर्चा करती है, एंड सो ऑन। समझ में आया आपको। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है टैक्स का मतलब। लेकिन अब ये टैक्स गवर्नमेंट कैसे चार्ज कर सकती है, किसी भी इंसान से टैक्स चार्ज करने से पहले ये जो टैक्स है ये हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि भैया की सरकार इन इन चीजों के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकती है। अगर नहीं लिखा होगा तो सरकार आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकती। तो सबसे पहले अगर किसी भी देश में अगर टैक्स लगाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका संविधान है, उसमें पहले वो चीज ऐड करना पड़ेगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। तो हमारा जो जीएसटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एक लाइन कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सरकार टैक्स लगा सकती है, वहां पर आया। उसके आने के बाद फिर क्या किया गया, फिर एक बिल बनाया गया जो कि ड्राफ्ट लॉ है। ये बिल को प्रेजेंट किया गया और जब ये अप्रूव हो गया लोकसभा राज्यसभा में, इसके ऊपर जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लग गया, तब ये क्या बन गया, ये बिल से बन गया एक्ट। और ये एक्ट फिर लागू हो गया पूरे देश के ऊपर। समझ में आ गया, ये बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट था। अब चलिए अब हम और थोड़ा बैकग्राउंड हमारा स्ट्रॉन्ग करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो टैक्स है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अगर आपको याद होगा आपके प्रीवियस सेमेस्टर में एक पेपर था इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स आपका किस टाइप का टैक्स था, वो था आपका डायरेक्ट टैक्स। जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो आई होप आपको इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल हम जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो द पेयर ऑफ टैक्स and sufferer of tax one and same, that is impact and incidence on the same person। जी हाँ, यहाँ पर सरकार को जो पैसा दे रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि जिसके ऊपर बर्डन हो रहा है टैक्स का, वो सिंगल इंसान होता है। जैसे इनकम टैक्स में मान लीजिए कि अगर मैं पैसे कमाया तो मैं ही सरकार को टैक्स का पैसा दूंगा, बर्डन भी मेरे ऊपर है और टैक्स का पेमेंट भी मुझे करना होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट टैक्स में, दैट इज इनकम टैक्स। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे मान लीजिए जीएसटी, लेकिन जीएसटी की केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमने बोला था कि बर्डन किसके ऊपर आएगा, बर्डन आएगा एंड यूजर के ऊपर, लेकिन पेमेंट करेगा कोई मीडिएटर, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे कंपनी हो, है ना। तो देखिए, द पेयर ऑफ टैक्स नॉट सफरर ऑफ टैक्स। जी हाँ, जो पेमेंट कर रहा है वो सफरर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक रिटेलर, एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझिए। अभी जैसे हमने पेमेंट का सीन देखा, लेट सपोज ये एक रिटेलर है, ये रिटेलर जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ये रिटेलर क्या किया, कंज्यूमर को 100 रुपए का सामान बेचा,
उसके ऊपर मान लीजिए इसने 10 रुपए टैक्स का लिया, टोटल उसने 110 रुपए का बिल बनाकर किसको दिया, इसने दिया कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर हमको कितना रुपया पेमेंट करेगा, कंज्यूमर इस रिटेलर को पेमेंट करेगा पूरे 110 रुपए। अब इस 110 रुपए में से रिटेलर क्या करेगा, ये 100 रुपए तो अपने पास रखेगा, ये 100 रुपए अपने पास रखेगा, और ये 10 रुपए वो है गवर्नमेंट को पे करेगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग देखिए एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है गवर्नमेंट को, ये रिटेलर। ये रिटेलर पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये रिटेलर सफर नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने वो पैसे ऑलरेडी दे दिए हैं। समझ में आई आपको बात? सो द पेयर ऑफ टैक्स इज नॉट द सफरर ऑफ टैक्स। किस केस में? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। Whereas sufferer of tax is not paying directly to the government। जी हाँ, अभी इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर ये टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, इस कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है टैक्स का बर्डन। तो ये कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, गवर्नमेंट को पेमेंट कौन कर रहा है, ये रिटेलर। समझ में आया ना? तो रिटेलर कौन है, पेमेंट करने वाला, और सफर कौन कर रहा है, ये कंज्यूमर। क्लियर हुआ ये चीज? अब आगे देखिए, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये आपका इनकम बेस्ड टैक्स है। जी हाँ, जिसकी जितनी इनकम उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये आपका सप्लाई बेस्ड टैक्स है। सप्लाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है सप्लाई का जीएसटी के अंदर में। आगे वाली क्लासेस में हम सप्लाई को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि जो पूरा का पूरा जीएसटी है वो इस सप्लाई वर्ड के ऊपर बेस करता है। अगर आपका सप्लाई वर्ड अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है सप्लाई वर्ड का, तो मान लीजिए जीएसटी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सप्लाई होगी तब टैक्स लगेगा, बट इनकम टैक्स में क्या है, जब इनकम होगा तब टैक्स लगेगा। बात करते हैं इनकम टैक्स की, दैट इज डायरेक्ट टैक्स की। तो क्या है, द रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी हाँ, अगर कोई पर्सन मान लीजिए 2.5 लाख रुपए कमा रहा है साल का, तो वो कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा। कोई पर्सन अगर 5 लाख कमा रहा है तो अलग रेट से पे करेगा। कोई पर्सन 10 लाख रुपए कमा रहा है तो अलग रेट से टैक्स पे करेगा। कोई 1 करोड़ कमा रहा है तो अलग रेट से टैक्स पे करेगा। अगर मान लीजिए वो बूढ़ा आदमी है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो अलग टैक्स रेट पेमेंट करेगा। तो क्या हो रहा है, इनकम टैक्स में जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जीएसटी के केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में, ये इमटेरियल है कि वो आदमी कितना कमाता है। वो आदमी अगर 1 रुपया कमाए तब भी उसको सेम रेट लगेगा, वो आदमी अगर 100 रुपया कमाए तब भी उसको सेम रेट लगेगा। मतलब इनकम से कोई लेना देना ही नहीं है। द रेट ऑफ ड्यूटीज आर नॉट डिफरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी हाँ, यहाँ पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करता। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जीएसटी के अंदर आपका जो है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है। अगर आपको हमारा बेसिक क्लास अगर आपने देखा होगा, उसमें हमने देखा था कि जो जीएसटी की रेट्स हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ 0% वाले प्रोडक्ट हैं, कुछ 3% वाले हैं, कुछ 12%, 18%, 28%, कुछ इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें ये एक चीज कॉमन है कि अगर पर्सन पर्सन कोई भी हो, मान लीजिए कि अगर एक मैन है तो भी वो इसी रेट से पेमेंट करेगा, वुमन है तो भी इसी रेट से पेमेंट करेगी, बच्चा है तो भी इसी रेट से पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है? देन फिर आगे देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स का पैसा है, द एंटायर रेवेन्यू गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, इनकम टैक्स का पैसा जो भी आप पेमेंट करते हो सारा का सारा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास जाता है। लेकिन जो जीएसटी का पैसा है ना, वो सेंट्रल के पास भी जाता है और स्टेट के पास भी जाता है। इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया कि सीजीएसटी भी होगा, एसजीएसटी भी होगा। समझ में आया आपको? द रेवेन्यू सोर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जो पैसा आ रहा है जीएसटी का वो दोनों के पास जा रहा है, स्टेट के पास भी जा रहा है और सेंट्रल के पास भी जा रहा है। देन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में प्रीवियस ईयर की इनकम का असेसमेंट होता है करंट असेसमेंट ईयर में। ठीक है, मतलब क्या, जैसे ये मान लीजिए 2020-21 है और ये 2021-22 है। तो 2020-21 में जो भी आपने इनकम कमाया होगा, इस इनकम का पेमेंट आप कब करोगे, नेक्स्ट ईयर में। लेकिन
इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी के केस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब क्या, आप जिस मंथ में करोगे, मान लो ये आपका अप्रैल 2021 है, इस महीने में आपने जो भी पैसा टैक्स का बनता है इमीडिएटली इसी साल नेक्स्ट मंथ मई महीने में पेमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर है, ये बढ़ते रहता है, जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। व्हाइल दिस इज रिग्रेसिव, ये इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम क्या है। डायरेक्ट टैक्स को कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। और इनडायरेक्ट टैक्स को कौन कंट्रोल करता है? सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका एग्जांपल एक 8 नंबर पॉइंट एक और लिख सकते हो आप लोग। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, यहां पर लिख सकते हो एग्जांपल जीएसटी। समझ में आ गया होगा आपको यहां तक? बताइए आगे बढ़ने से पहले क्या आप लोग को इस छोटे से पॉइंट में कुछ डाउट है? फटाफट बताइए। नो सर। ओके, फैंटास्टिक। तो चलिए आगे चलते हैं। ये चीज कल हमने डिस्कस की थी हमारे क्लास में कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका सोर्स कहाँ कहाँ से आता है। सबसे पहले एक्ट होता है, फिर एक्ट को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए रूल्स होती हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है वो होती है, कुछ सर्कुलर्स होते हैं, कुछ फाइनेंस एक्ट भी होता है, और फिर कुछ केस लॉज होते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये इतने सारे चीज हमको कहाँ मिलेंगे, इतने सारे चीज हमको कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ से डेटा लेकर आएंगे? तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं कि आप वो डेटा कहाँ से लेकर आ सकते हो। चलेंगे उसके लिए हम, जस्ट मिनट। चलिए हम आ जाएंगे सीबीआईसी की वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए www.cbic.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर हम आ जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर एक जीएसटी का सेगमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो ये देखिए जीएसटी लॉज रूल्स एंड रेट्स, यहाँ पर आपको जीएसटी का सारा सब कुछ मिल जाएगा। जीएसटी का एक्ट आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए ये आपको एक्ट मिल जाएगा, फिर जीएसटी का रूल्स आपको मिल जाएगा, सी जीएसटी रूल्स, आई जीएसटी रूल, फिर नोटिफिकेशन, फिर आपका ऑर्डिनेंस, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शंस, क्लासिफिकेशन, जो भी डिटेल है ये सारी की सारी आपको कहाँ से मिल जाएगी? आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है cbic.gov.in, ठीक है। वापस चलते हैं हमारे मेन डिस्कशन के ऊपर। अब ध्यान से समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के 122 अमेंडमेंट बिल में 2014 में क्या हुआ? received the assent of the President of India on 8 September 2016 and become Constitution 101st Amendment Act 2016 which paved the way for introduction of GST in India। जी हाँ, आपको बता दूं पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के ऊपर टैक्स लगाने का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, पहले इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं था, इसलिए सरकार डायरेक्टली जीएसटी नहीं लगा सकती थी। उसको लगाने के लिए सरकार को सबसे पहले क्या करना पड़ा? सरकार को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करना पड़ा, अमेंड करना पड़ा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए 122 नंबर रिक्वेस्ट, आज तक जब से भारत में संविधान बना है, जब से भारत की आजादी हुई है, तब से भारत के संविधान को 122 बार बदला जा चुका है। सॉरी माफ कीजिएगा, 122 बार बदलने के लिए रिक्वेस्ट की गई है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 101 बार ही बदला गया है। तो जो बिल था, बिल क्या है? ये ड्राफ्ट होता है, ये फाइनल नहीं होता, ये एक सजेशन होता है कि हम ऐसे से करना चाहते हैं, ठीक है। और जिस दिन इसको हाँ कह दिया किसने? भारत के प्रेसिडेंट ने, उस दिन ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक्ट है? 101 अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया
कि आप जीएसटी के ऊपर क्या कर सकते हो, टैक्स लगा सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहता है। भारत का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एंट्री है 246A, आर्टिकल 246A। ये क्या कहता है? इट गिव्स द पावर टू लेवी ऑन जीएसटी ऑल टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये कहता है कि जितने भी गुड्स हैं या जितने भी सर्विसेज हैं उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप लेवी कर सकते हो, मतलब क्या आप लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, टैक्स लगा सकते हो। और उस टैक्स का क्या नाम रहेगा? उस टैक्स का नाम रहेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आया? उसके बाद इन 5 चीजों के ऊपर अभी भी जीएसटी लगना बाकी है। जीएसटी इज येट टू बी लेविड, अभी तक लगाया नहीं गया है, बट यस फ्यूचर में इसके ऊपर हम बहुत जल्द गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकती है। कौन कौन से वो आइटम है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट दैट इज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये हमने कल देखा था, एटीएफ, याद है आपको? जो फ्लाइट वगैरह में जो ईंधन यूज होता है उसे कहते हैं एटीएफ। इन चीजों के ऊपर एट प्रेजेंट जीएसटी नहीं है, लेकिन इन आइटम के ऊपर जीएसटी फ्यूचर में लग सकता है, बहुत जल्द लग सकता है। फिर कुछ एक आइटम होते हैं नॉन टैक्सेबल गुड्स, ये जरा समझ लीजिए। ये ऐसे आइटम है जहां पर जीएसटी में टैक्सेबल होंगे ही नहीं। वो क्या है वो जरा देखिए। याद है आपको कल हमने देखा था किसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ड्रग्स, नार्कोटिक्स एंड ऑल। ये देखिए, as per the definition given in article 366(12)(a), इस आर्टिकल में बोला गया है कि जीएसटी कवर्स ऑल द गुड्स, सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट किसके ऊपर नहीं लगेगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जी हाँ, जो शराब है, शराब के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। नहीं लगाने का कारण कल हमने डिस्कस किया था, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, शराब के ऊपर जो भी टैक्स लगता था वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जाता था। जीएसटी आने के बाद सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार को चले जाता डायरेक्टली, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली हाथ में पैसा नहीं आता। तो हर एक चीज के लिए बार बार स्टेट गवर्नमेंट को सरकार के आगे, मतलब केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाना पड़ता, भीख मांगना पड़ता कि हे केंद्र सरकार आप हमको पैसे दो, हम अपने राज्य में खर्चे करेंगे। तो इस चीज के लिए राज्य सरकार राजी नहीं थी। राज्य सरकार ने बोला कि भी आपका जीएसटी सक्सेस हो, फेल हो, पास हो, कुछ हमको नहीं पता। तो इन कुछ कुछ आइटम के ऊपर, जैसे कि आपका हो गया अल्कोहल, इसके ऊपर जो भी टैक्स है ये हम खुद रखेंगे, आपको नहीं देंगे। हम 2 3 4 साल 5 साल देखते हैं आपका क्या सीन होता है। अगर हमको लगा, अगर हमको ये एश्योरेंस मिल गया कि हाँ हम अल्कोहल के ऊपर भी टैक्स आपको डायरेक्टली दे सकते हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो इट मींस नो जीएसटी कैन बी लेविड ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। प्रेजेंटली क्या लगता है उसके ऊपर? उसके ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी और लगता है वैट। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत? फटाफट बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके, अब देखिए। हाँ बोलो। नो डाउट, फाइन। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 लिस्ट देता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। कि लिस्ट 1 में ये वो सारे एक्ट हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, लिस्ट 2 में वो सारे टैक्स है जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, और लिस्ट 3 में वो सारे टैक्स है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों टैक्स लगा सकते हैं। तो जीएसटी का जो एंट्री है वो लिस्ट 3 में है। इसीलिए आप देखिए कि जो एक्ट हम देखे थे सेंट्रल जीएसटी एक्ट देखे थे, और हमारा स्टेट जीएसटी एक्ट, ये अलग अलग है। हर स्टेट के लिए स्टेट जीएसटी अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों सरकार के पास पावर है कि वो अपना जीएसटी में जैसा चाहे वैसे लॉ बना सकती हैं, बट एट प्रेजेंट सेंट्रल और स्टेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम सेम है एक्ट। So the concurrent powers on parliament and state legislatures to make laws governing goods and services, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जीएसटी के ऊपर टैक्स लगा सकती हैं। फिर the explanation to article 269A of constitution of India provides that the import of goods or services will be deemed as supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce। जी हाँ, अगर आप एक देश से दूसरे देश अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी क्या माना जाएगा कि हाँ आप इंटरस्टेट ट्रेड कर रहे हो। इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो अगर मान लीजिए आप उड़ीसा से अगर महाराष्ट्र कर रहे हो तो वो इंटरस्टेट कहलाता। ये बोल रहा है कि अगर उड़ीसा से अगर आप ऑस्ट्रेलिया से भी अगर माल इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी हम इंटरस्टेट बोलेंगे, क्योंकि आपकी स्टेट, आपका जो होम स्टेट है उसके बाहर से आ रहा है, तो उसको भी हम इसमें
कवर करेंगे। क्या है? डीम्ड सप्लाई, डीम्ड मान लिया गया कि वो सप्लाई है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा? IGST आ जाएगा, ठीक है। जब हम इंपोर्ट करते हैं ना, कुछ भी बाहर से जब सामान मंगाते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। क्या लगती है? कस्टम ड्यूटी। समझ में आ गया? तो लेकिन अभी क्या लगेगा उसके ऊपर? IGST लगेगा। सो इट मींस IGST इज लेविड इन रिप्लेसमेंट ऑफ CVD प्लस स्पेशल CVD। ये आपका कस्टम ड्यूटी का नाम है, ये टैक्स है, ये कस्टम ड्यूटी का टैक्स है जो पहले लिया जाता था। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली IGST विल बी लेविड। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर IGST लगेगा। देन अभी जो IGST है, ये क्या है? इंटीग्रेटेड है, इसमें स्टेट का भी पैसा और सेंट्रल का भी पैसा है। तो इन दोनों को क्या किया जाएगा? बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। द IGST पैसा विल बी अपोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे मान लो अगर 28 रुपये आया टैक्स का, तो इसमें से 14 रुपये चले जाएगा सेंट्रल के पास, 14 रुपये चले जाएगा स्टेट के पास। समझ में आया आपको? देन इन द मैनर एज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। जिस तरीके से GST काउंसिल कहेगी कि आप इस तरीके से पैसे बांट दो, वैसे हम पैसे बांट देंगे। किसके पैसे? IGST के पैसे बांट देंगे। नाउ principles for determining the place of supply when a supply takes place in the course of interstate trade or commerce shall be decided by the parliament। और पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। GST में सप्लाई का मतलब, प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई एंड लास्टली वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे आने वाली क्लासेस में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम हमारा सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हम इस क्लास को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग इसी लिंक पे दोबारा से कनेक्ट कीजिए। मिलते हैं आपको सेकंड क्लास में। इमीडिएटली जाइए और इमीडिएटली वापस आइए।